हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में बच्चों हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मतलब गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एक बहुत अच्छा चैप्टर है। कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि आपके नीट, आईआईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस, इसी के साथ में बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से समझिए। मैं उन्हीं टॉपिक्स को तरीके से क्लियर करूंगा, मतलब सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, लेकिन हमारा फोकस उन्हीं पॉइंट्स पे होगा जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ताकि हम एक फोकस्ड मेथड पे हम काम कर सकें। ठीक है, चलिए तो चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर इस देखो, मैग्नेटिज्म एक ऐसा वर्ड है जो आपने अभी शायद पहली बार पढ़ा होगा 12th के सिलेबस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, तभी जाकर के आप 4th चैप्टर पे मूव हुए हैं। तो इस चैप्टर की अगर हम शुरुआत करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आपने 10th में थोड़ा बहुत समझा है। 10th में क्या समझा था आपने कि आपके पास में एक बार मैग्नेट थी बच्चों, है ना। उसका एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था। और बार मैग्नेट के पास में अगर आप आयरन के पार्टिकल्स को रख देते हैं तो वो आयरन के पार्टिकल्स जो है बार मैग्नेट के पोल्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का पैटर्न है भाई, है ना। लेकिन अगर इन्हीं आयरन के पार्टिकल्स को दूर रख देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये अट्रैक्शन फोर्स अभी भी लगेगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा या उतना पावरफुल नहीं होगा जितना पहले था। और अगर आप इन्हीं आयरन के पार्टिकल्स को और दूर रख देते तो पता चलता कि भैया वो वहीं पर ही पड़े हुए हैं, इसके पास में आ ही नहीं रहे हैं। ऐसा ही है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है, उस स्पेस में जैसे ही आप किसी अदर मटेरियल को रख देते हैं तो वो अदर मटेरियल या तो इस बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा या फिर पॉसिबल है वो रिपेल भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षित भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है जहां तक बार मैग्नेट अपना इफेक्ट शो करती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगाती है, इस स्पेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इस चैप्टर में हम बार मैग्नेट को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर से। एक वायर है जिसमें करंट जा रही होगी। तो ये बात ध्यान में रखना, ये वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है अगर उसमें से क्या फ्लो हो, करंट फ्लो हो। ये ध्यान में रखिएगा। ये ऑरस्टेट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे वो प्रूव किया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी हमारे बुक के अंदर है, ऑरस्टेट का एक्सपेरिमेंट भी हमारे बुक के अंदर है, वो अपन अभी थोड़ी देर में छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो क्या क्या समझने लायक बात है वो समझिए। तो हम बोलते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो पर्टिकुलर रीजन जहां तक ये अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगा सकते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगा सकते हैं, वह पर्टिकुलर क्षेत्र जो है, वो फील्ड जो है, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक ये दोनों फोर्स लगा सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, उस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ये बात। तो चलिए, तो ये हमें मोटा मोटा मैग्नेटिक फील्ड पता चला कि होता क्या है। एग्जाम में वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। हाँ, जो चीज आने लायक है या फिर जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो समझिए। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों बी वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगाया है मैंने। ठीक है, सदिश राशि है ये। फिर इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स के अंदर ये कैसा लिखा हुआ आता है, तो ये थोड़ा सा समझने लायक बात है। देखो बच्चों, जब भी आप बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में बहुत सारी जगह ऐसा क्रॉस लगा हुआ है। बहुत सारी जगह डायग्राम्स में आप देखेंगे कि क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी जगह डॉट भी लगा हुआ है। और ये क्रॉस और डॉट ही मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, और इनका खुद का एक मीनिंग है।
वो मीन आपको पता होना चाहिए। वो मीन क्या है ये समझिए। तो ये बात ध्यान में रखिए, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और जहां जहां क्रॉस और डॉट है, तो एक चीज तो कंफर्म है, क्या भाई, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई जो सरफेस है, इस सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ऐसा यू 90 डिग्री का एंगल, ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है, बोर्ड एक सरफेस है, और ये एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, है ना, ये एंगल 90 डिग्री का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दी हुई सरफेस से कैसा रिप्रेजेंट होगा, दोनों ही सिनेरियो में हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, इस पर्टिकुलर सरफेस के साथ में 90 डिग्री ही बनाएगा। लेकिन क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, इनवर्ड है। कैसा है बच्चों, इनवर्ड है, अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर है सरफेस के लेकिन इनवर्ड है। और जहां जहां डॉट दिया हुआ है समझिए वो आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर है और कैसा है बच्चों, आउटवर्ड है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, इसी तरीके से दिया हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इनवर्ड क्रॉस के थ्रू, परपेंडिकुलर इनवर्ड, डॉट परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होगी, कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। तो इसकी यूनिट हमेशा दिमाग में रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ रखा होगा, निकोलस टेस्ला, और निकोलस टेस्ला ने मैग्नेटिक फील्ड वाले सिनेरियो में बहुत काम किया है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट जो है बच्चों वो टेस्ला है। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, ऐसा यूनिट इज टेस्ला। और टेस्ला अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि चार्ज की यूनिट जो कूलाम थी, कूलाम भी एक बहुत बड़ी यूनिट है ना, ऐसे ही टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड की एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसकी एक सीजीएस यूनिट भी है, और सीजीएस यूनिट है बच्चों गाउस। गाउस नाम आप सभी ने पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट की बात है ना। गाउस ने मैग्नेटिक फील्ड में भी काम किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम किया है। तो गाउस भी मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है, और गाउस को रिप्रेजेंट करने का तरीका जी होता है, और ये एक छोटी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये समझिए, हमेशा ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में आपने हर बार एक रिलेशन पढ़ा है, यहां पर भी इन दोनों के मिड में एक रिलेशन है। क्या भाई, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस, या फिर आप इस चीज को रिप्रेजेंट ऐसा कर सकते हैं, 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। कैसे भी, जो भी आपको सही अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा ऐसा यूनिट इज टेस्ला, सीजीएस यूनिट इज गाउस। हम अदर यूनिट भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन अभी ये समझिए, है ना। और टेस्ला और गाउस में जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से बताया गया। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ऑरस्टेट ने पहली बार रिलेट किया था, है ना। तो ऑरस्टेट का कभी आता नहीं है ऑरस्टेट, लेकिन तो भी नाम ले लिया है, तो ऑरस्टेट को एक बार के लिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ऑरस्टेट भैया ने किया क्या था। ऑरस्टेट ने ये बताया था कि बच्चों, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी कंडक्टर से अगर करंट पास होगी, तो उसने उसके नीचे एक निडल रखी थी, है ना, एक नीडल नीचे रखी थी, मैग्नेटिक निडल नीचे रखी थी करंट कैरिंग कंडक्टर के। तो जैसे ही करंट पास किया, ये जो मैग्नेटिक निडल जो अभी इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करिए, ये अपना एक्सिस चेंज करके इस तरफ हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। ऊपर का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ऊपर शिफ्ट हो गई, वो ऐसा थी और यूं टिल्ट हो गई, है ना, ऐसा थी अलाइन थी और यूं टिल्ट हो गई, यूं ऐसा यूं टिल्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसा वो टिल्ट हो जाती है। पहले टिल्ट नहीं हो रही थी जब करंट नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही करंट गई वो बेचारी टिल्ट हो गई। तो भैया मैग्नेटिक निडल के टिल्ट होने का एक ही रीजन है, क्या रीजन है, कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही ये फील करता है, ये क्या करता है, फोर्स फील करता है, फोर्स फील करता है तो घूम जाता है। ठीक है, तो ये ऑरस्टेट ने बताया था। अब क्या क्या चीजें हैं वो समझिए, ऑरस्टेट ने क्या क्या किया इस सिनेरियो में। तो पहला, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। क्या भाई, उन्होंने बोला कि अगर मैं इस मैग्नेटिक निडल को इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर लेकर के जाता हूं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। दूर ले गए निडल को तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो गया, कम हो गया।
पास में लेकर के आए तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके डिस्टेंस के ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर और निडल, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट, इन दोनों के मिड में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और कंडक्टर के पास आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा था, वो विक्षेपित ज़्यादा हो रही थी। पता चला। दूसरा, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करंट की वैल्यू को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, तो फिर ये डिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक नीडल ज़्यादा घूमेगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। और अगर आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो फिर इसका डिफ्लेक्शन भी कम होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा किसके ऊपर? करंट के ऊपर, कि करंट कितनी ज़्यादा जा रही है या कितनी कम जा रही है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। उन्होंने एक और चीज़ देखी, उन्होंने देखा कि अगर मैं मैग्नेटिक निडल को नीचे रखता हूँ तो डिफ्लेक्शन देखा कि भैया ऐसे घूम रही है, शायद यूं यूं, है ना, क्लॉकवाइज घूम रही हो। ऊपर लेकर के चले गए उसी निडल को, तो पता चला ये लो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, चेंज हो गया डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन। तो उन्होंने ये और बताया कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन वायर के दोनों तरफ अपोजिट है। अगर यहां पर क्रॉस है तो यहां पर डॉट बनेगा बच्चों, ये दोनों अपोजिट है, एक इनवर्ड है एक अपवर्ड है। ठीक है, तो उन्होंने ये और प्रूव किया कि किसी भी वायर के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने बताया। उन्होंने ये और बताया कि अगर करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। पता चले कि यहाँ पर जो क्रॉस था अब वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डॉट में, और यहाँ पर जो डॉट था वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉस में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट में बता दी। हालांकि कोई फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन ये बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कौन कौन सी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। पहला उन्होंने बताया कि करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा करंट बनाओगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर कम करंट फ्लो करवाओगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा, करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ऑब्जर्विंग पॉइंट, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, डिस्टेंस को कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। ये उन्होंने बताया। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो उन्होंने बताई, और ये हमें पता होनी चाहिए। ये ऑरस्टेट का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन पूछेगा नहीं। ठीक है, चलो, तो ये तो पता चला ऑरस्टेट ने क्या क्या काम किया। चलिए आगे समझ सकते हैं। आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिए। हमारा जो पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है बच्चों, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। इस फोर्स को हम ऐसा भी लिखते हैं बच्चों, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लिखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा सकता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स जो होगा बच्चों, लॉरेंज फोर्स, दैट विल बी F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B वेक्टर। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए। मैग्नेटिक फोर्स को FM से रिप्रेजेंट किया है हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम FE से रिप्रेजेंट करते थे। कितना होता था? QE वेक्टर होता था। चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होता था वो ये होता था। मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है वो ये लगता है। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें पता है सीधा सीधा तीन के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, Q, V और B के ऊपर। तीनों के प्रोपोर्शनल है। अगर तीनों को इंक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, अगर किसी को भी डिक्रीज करोगे तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान में रखना, ये फिक्स है, ये देखते ही पता चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक फोर्थ फैक्टर और है बच्चों। वो फोर्थ फैक्टर क्या है वो समझिए। Fm वेक्टर इज रिटन एज, देखो
क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर आपने कभी टेंथ में नहीं 11th में क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया है तो कुछ ऐसा लिखा करते थे, आई कैप लगा रहा था मैं, आई कैप नहीं आएगा, एन कैप आएगा। ये एन कैप क्या है, जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, परपेंडिकुलर वेक्टर है। फोर्स जो है वो एक तरीके का परपेंडिकुलर वेक्टर है। किसके परपेंडिकुलर है, वो इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ये नोट लगा करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। क्या भाई, दिस लॉरेंज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी and this Lorentz force is also perpendicular to the magnetic field। इन दोनों के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। यही खास बात है क्रॉस प्रोडक्ट की, कि जो भी रिजल्टेंट आता है वो दोनों क्वांटिटीज के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस फैक्ट को यूज करेंगे, ध्यान में रखना। पहले अभी एक बार मैग्नीट्यूड समझो। ऊपर तो मैंने वेक्टर में लिखा है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो फिर ये वेक्टर वाला पार्ट हट जाएगा, दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा ही लिखा जाएगा। लॉरेंज फोर्स यही है बच्चों। तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, अगर एग्जाम में आए तो मैं बोलूँगा आप ये लिखिएगा, वेक्टर में रिप्रेजेंट करो, इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो तो कितना फोर्स लगेगा, स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो तो फोर्स भी ज़ीरो, ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल मूविंग ही होना चाहिए। अगर मूव कर रहा है तो फोर्स लगने के चांसेस हैं, अगर मूव ही नहीं कर रहा तो फोर्स भी ज़ीरो। ठीक है, चलिए, दिमाग में रह जाएगा ये। चलो, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया वो समझिए। हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉरेंज फोर्स जो है वो एक वेक्टर फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स 4 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी चार्ज है, सेकंड वेलोसिटी है, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एंड फोर्थ वन इज साइन एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, यही तो चीज है। चलिए अब थोड़ा सा आगे काम करते हैं। आगे क्या चीज है वो समझिए। यहां से मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट इज डायमेंशन। पॉइंट अभी भी यही चल रहा है, लेकिन एक बार के लिए डायमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी। देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने टेस्ला और गाउस में रिलेशन देखा था, दैट वाज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं डायमेंशन। यूनिट के साथ में डायमेंशन भी तो पता होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सिंपल है, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी किस में लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बनाइए, मतलब फॉर्मूला बनाइए, एफ एम डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा, ऐसे ही लिखेंगे आप, यही है। चलिए, अगर यहाँ से किसी को यूनिट देखनी होती, यहाँ से किसी को यूनिट देखनी होती तो वो क्या बना था, एफ एम मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या बच्चों, न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं। ठीक है, तो किताबें इसको ऐसा लिख देती है, न्यूटन सेकंड ऊपर चला जाएगा, कूलाम इनटू मीटर, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, एक और अच्छी सी यूनिट है, आपको ये याद आ रहा है कि कूलाम पर सेकंड क्या होगा, कूलाम मतलब चार्ज, और नीचे सेकंड है मतलब टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चों, करंट होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब कूलाम पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, करंट को, मतलब एम्पियर को। तो इन दोनों को हटा करके मैं एम्पियर लिख सकता हूं, दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और ये मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है, बहुत सारी बुक में नॉर्मली इसी यूनिट को यूज किया जाता है, और यही क्या है बच्चों, टेस्ला है। ठीक है, ये तो यूनिट का काम हो गया, मैंने बस आपको ये बताया कि ये भी यूनिट यूज होती है। चलिए डायमेंशन के ऊपर आते हैं। डायमेंशन के ऊपर आइए, फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता चल गया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी वो समझिए। फोर्स की डायमेंशन आप सभी को पता है, m1 l1 t-2 डिवाइडेड चार्ज का डायमेंशन a1 t1, वेलोसिटी का डायमेंशन l1 t-1। अरे यही तो चीज है देवताओं, अरे ऐसा ही है ना। चलिए, t1 और t-1 कैंसिल, l1 कैंसिल, रिमेनिंग m1, फिर l तो 0 हो जाएगा, t की पावर -2, ये तो कैंसिल हो गया था ना, तो -2 रहा, फिर a की पावर -1,
दैट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायमेंशन है, दिमाग में रहेगा। चलिए एक बार के लिए जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बाकी है इस चीज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? डन। चलिए आगे चलते हैं, जो फैक्ट मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। अभी हमने ये डिस्कस किया है, नोट लगा करके लिखिएगा, नोट लगा करके लिखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जब हमने लिखा था एफ एम वेक्टर दैट इज लॉरेंज फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही लिखा था बच्चों, ऐसा ही लिखा है। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक फैक्ट को इंक्लूड कर दिया था कि ये जो लॉरेंज फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, ऐसा ही था। अगर ऐसा है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की ओर सॉल्व करता हूं। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ds डिवाइडेड बाई dt या dr डिवाइडेड बाई dt, जैसे भी आप डिस्प्लेसमेंट को बताना चाहें। अगर ऐसा है तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, ऐसा ही है। चलो ये क्या चीज है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी वर्क पढ़ा है आपने? वर्क क्या होता है? W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। 11th का ही फॉर्मूला है बच्चों, था क्या? एफ डी एक्स कोस थीटा, एफ डी एस कोस थीटा, एफ डी आर कोस थीटा, जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट को बता रखा हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है दैट इज 90, एफ डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। ध्यान में रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लग सकता है। फोर्स 0 भी हो सकता है या फोर्स लग भी सकता है, लेकिन हर एक सिनेरियो के अंदर बच्चों वर्क डन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ये फैक्ट है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड on a charge particle is always 0। ये ध्यान में रखिएगा, ये एक फैक्ट है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो ये डन है बच्चों, है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, कि भैया वर्क डन और क्यों 0 होता है, जो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना? देखिए, अभी अपन देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसको डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए बच्चों, एग्जाम के अंदर आप 2 रूल लिखते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल, एंड सेकेंड वन इज राइट हैंड रूल। ठीक, और एक यहां से भी आप देखते हैं इस चीज को, देखिए थोड़ा सा समझिए। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मैं आसानी से स्क्रू लॉ को यूज कर सकता हूं, राइट हैंड स्क्रू लॉ को यूज करता, और नहीं तो फिर मैं राइट हैंड लॉ को यूज करूंगा। क्या बोल रहे हैं हम? सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम हमारे राइट हैंड को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि फिंगर्स इनिशियली किसको रिप्रेजेंट करें बच्चों? v को, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें,
और उन फिंगर्स को आपको कर्ल करना है, घुमाना है, कहाँ की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर घुमाना है। तो फिर जो आपका राइट हैंड का जो थंब है ना बच्चों, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। लेट सपोज करो कि v वेक्टर इस तरफ है, चार्ज इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b इस तरफ है, दोनों के मिड का एंगल थीटा है, तो फोर्स कहाँ जाएगा। तो हमने बोला राइट हैंड लो, फिर v क्रॉस b है, v से b की ओर चलना है, राइट हैंड के फिंगर्स को v में अलाइन कीजिए और कहाँ की ओर कर्ल कीजिए, टुवर्ड्स b। तो ये कर्ल किया, ये कर्ल किया, तो थंब कहाँ की ओर ओपन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड, ऐसा ऐसा जा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था ना, वो डॉट से रिप्रेजेंट होता भाई। लेकिन अगर मैं इसी चीज को अगर ऐसा देखता बच्चों, कैसा भाई, ये v वेक्टर और ये b वेक्टर, ऐसा। अब क्या करता, वही राइट हैंड फिंगर्स को v वेक्टर में कहाँ की ओर घुमाओ, कहाँ की ओर कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो थंब को देखो ओपन करो, थंब आपको अंदर की ओर दिखाई देगा, ये वाला थंब अंदर की ओर है, देखो अंदर की ओर दिखाई देगा, थंब तो दिखाई देना ही नहीं आपको, अंदर की ओर है ना, इसलिए नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डॉट और क्रॉस से, लेकिन ये ध्यान में रखिए फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए डॉट और क्रॉस बताया मैंने, और कुछ नहीं था। अब देखो फ्लेमिंग भैया ने क्या बोला, फ्लेमिंग ने यूज किया है लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड दूसरा वाला हाथ, और लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, कुछ ऐसा ही होगा। तो बोल रहा है कि ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर किसको, अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड को। फिर ये मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, किसको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, या फिर करंट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो थंब है, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ध्यान में रखें। इफ इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी बता रहे हैं अपन, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे ही राइट हैंड की बात अगर हम करें तो राइट हैंड में ये, इसे स्लैप रूल भी बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं, स्लैप रूल बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर राइट हैंड की फिंगर्स को, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, बी को, किसको रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। राइट हैंड का थंब जो है, राइट हैंड का थंब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करे, वेलोसिटी को, जिसमें वो जा रहा है, चार्ज पार्टिकल जहां जा रहा है। देन ये जो थप्पड़ लगता है ना, ऐसे लगता है, तो फोर्स कहां से लगता है, थप्पड़ के परपेंडिकुलर, मतलब थप्पड़ के परपेंडिकुलर नहीं, हैंड के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। आपने किसी को थप्पड़ मारा ऐसा, तो फिर फोर्स कहां की ओर लगा, परपेंडिकुलर टू द पाम, ऐसा ही लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द पाम, देन परपेंडिकुलर टू द पाम will represent the direction of magnetic force, ठीक है। देखने का तरीका वैसे ये बहुत सही पड़ेगा, अदरवाइज मैं बोलूँगा थप्पड़ का नियम जो है आप आसानी से काम कर पाएंगे। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को, वेलोसिटी थंब से, तो फिर पाम जो है वो, पाम का जो परपेंडिकुलर है वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जल्दी से इस चीज़ को उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बात, और ध्यान में रखना, हम यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और डिस्कस करना बाकी है अभी। तो आगे देखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं, F इज इक्वल्स टू Q
वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो है ना। कुल मिलाकर के जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज़ और समझिए, आप सभी ने 11th में पढ़ा है, अगर हम आई जे और के को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, एक साइक्लिक मैनर में अरेंज करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपने हमेशा पढ़ा है क्या भाई, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, या सॉरी कैप, वेक्टर नहीं आएगा कैप आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप हमेशा क्या होता है बच्चों, के कैप होता है। ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, पॉजिटिव आई कैप होता है। ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, पॉजिटिव जे कैप होता है। मतलब आई को जे के साथ में के पॉजिटिव, जे को के साथ में आई पॉजिटिव, के को आई के साथ में जे पॉजिटिव। अगर हम इसे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर देखें और क्लॉकवाइज देखें तो ऐसा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में मतलब जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही के क्रॉस जे अगर आप देखेंगे, मैं उल्टा लिख चुका हूँ क्या, हाँ सही तो लिखा है, हाँ ये माइनस का आई हो जाएगा। ऐसे ही आई कैप क्रॉस के कैप देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ चलो, ये तो फिक्स है कि आई क्रॉस जे जो है वो के कैप होता है ना। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ हो आई क्रॉस माइनस का जे कैप, ये क्या होगा, तो ये समझिए आई क्रॉस जे के कैप, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, हमें पता है जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस का के कैप होता है। अब लिखा हुआ है जे क्रॉस माइनस का आई, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी इसे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही प्लस का के कैप हो जाएगा क्या। तो ये चीज़ें बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, चलिए, तो अगर ये पैटर्न आपको पता है तो हम आगे आसानी से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। क्वेश्चंस के ऊपर स्विच करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज़ का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, एक सिंपल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, है ना। देखो डील करते हैं इस क्वेश्चन में, बोल क्या रहा है, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिखाई दे रहा है ये कितना है भाई, बी वेक्टर, ये वेक्टर में दिया हुआ है, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, द एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस वन, ये एक्सिलरेशन दे रखी है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है मेरे से, थोड़ा समझा देता हूं मैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा समझिए। मैंने जब आपको समझाया था तो हमने पहले ये डिस्कस कर लिया कि ये जो फोर्स है वो दो चीज़ों के हमेशा परपेंडिकुलर है। एक तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चलेगा ये फोर्स, इसी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर चलेगा। एक मिनट, यही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर चलेगा। कॉन्सेप्ट में यहाँ से उठा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है फोर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि एम ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एक्सिलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन दोनों के मिड का जो एंगल है थीटा, वो थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास में क्या भाई, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के मिड का एंगल 90 डिग्री हो, वापस से दो वेक्टर क्वांटिटीज के मिड का एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो उस केस में ध्यान में रखिए उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, बी ए कॉस थीटा आता, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती तो आपको आंसर पता होना चाहिए था कि 0 ही आएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए वो कुछ ऐसा है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। बी की जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 3i कैप प्लस
4 जे कैप, ठीक है, और 10 टू द पावर -2 चल ही रहा है। ये डॉट हो रहा है किसके साथ में, एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप के साथ में। अब ध्यान में रखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का सिनेरियो एक ही है, आई कैप वाला पार्ट आई कैप से ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आई कैप का मल्टीपल है 3 और यहाँ पे आई कैप का मल्टीपल है x, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, x से, इट विल बी 3x। और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है भाई। ऐसे ही जे कैप वाला पार्ट जे कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये प्लस की वैल्यू आएगी, +8 आएगा। 4 इंटू 2 क्या होता है 8, और गौर कीजिए पावर बाहर कितनी चल रही है, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू कितना, 0। इसका मतलब 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू -8 एंड x इज इक्वल्स टू -8/3। ठीक है, अब यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन का ही तो पार्ट है, तो फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर। पता चला कितना सिंपल था। तो कॉन्सेप्ट क्या था, b डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 था, और ये हमेशा काम करेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26.2 एग्जाम्पल, जिस बुक से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे ये 26 नंबर का चैप्टर है, इसलिए 26.2 लिखा हुआ है। ये सेट हो गया। ऑलराइट, चलो देखो क्या बोल रहा है वो। When a proton has a velocity v 2i cap plus 3j cap into 10 to the power 6 meter per second, it experiences a force that is this one. When its velocity is along the z-axis, it experiences the force into x-axis. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। What is the magnetic field? अब देखो बच्चों, सवाल ट्रिकी है, सिंपल सवाल बिल्कुल भी नहीं है ये, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उठा करके चलें तो हमारा काम हो सकता है। इसकी सेकंड लाइन को पकड़ो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन उसके लिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, ये वाला डेटा देखो। ठीक है, इस डेटा में क्या बोल रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस। लेट सपोज करो वेलोसिटी को मैं v लिख देता हूँ और ये v को लिखा जाए वेक्टर में z एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या होगा, v नॉट मैग्नीट्यूड लिख दिया और z एक्सिस में तो मैंने k कैप लिख दिया बच्चों, ऐसा लिखा जा सकता हूँ। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग x एक्सिस, उस चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटोन पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, x एक्सिस पे। तो इसको आप एक बार के लिए f नॉट और यहाँ पर i कैप लिख दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि भैया मेरा जो ये b है वो b कैसा लिखा जाएगा, b नॉट के साथ में ये तो फिक्स है, या तो आई कैप आएगा या जे कैप, सॉरी आई कैप नहीं आ सकता, के कैप नहीं आ सकता, जे कैप आएगा। लेकिन ये जे कैप प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये मेरी दुविधा जो है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए कैसे, देखो f इज इक्वल्स टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, ऐसा ही है। इसका मतलब f की जो डायरेक्शन है वो v क्रॉस b से देखेंगे। f की डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, दिया हुआ है ना, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में। और q को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्शन ही चेक कर रहा हूँ। v की जो डायरेक्शन है वो k कैप है, तो आपको ये देखना है कि k को किससे मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव आई आए, k को क्या j से मल्टीप्लाई करें। चलिए साइक्लिक प्रोसेस को थोड़ा सा याद करें, i j k। तो अगर मैं j को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, k से, तो पॉजिटिव आई आता है, ये बात ध्यान में रखना। और अगर मैं k को j से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे जो मिलेगा वो माइनस का आई मिलेगा बच्चों। तो इसकी वैल्यू तो बच्चों देखा जाए तो माइनस का आई है, और मेरे को चाहिए पॉजिटिव आई चाहिए, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, j को माइनस से, क्योंकि k तो फिक्स है, k तो क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स है, v की वेलोसिटी जो है वो उसका डायरेक्शन फिक्स है, तो हमें तो b का ही तो डायरेक्शन देखना था। तो मैं अगर यहाँ पे माइनस का j कर दूंगा तो ये पॉजिटिव आई में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो k क्रॉस माइनस का j दैट इज पॉजिटिव आई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको अपने यूज़ किया है। ये समझ में आया ना बच्चों, धीरे धीरे काम करो, मैं वापस से समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आई जे और के को लिखो, है ना, तो हमें क्या पता है, जे क्रॉस के
इज इक्वल्स टू आई कैप है, ये फिक्स है। तो अगर के क्रॉस जे हो तो के क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, माइनस का आई कैप होगा। अब देखो यहां पर वो जो था वो के क्रॉस अगर जे ले लेते तो क्या आता आंसर, माइनस का आई आता, जबकि हमें आंसर चाहिए क्या, प्लस का आई चाहिए, इसलिए मेरे को जे के साथ में क्या लगाना पड़ा, माइनस लगाना पड़ा, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो अब मेरा जो दुविधा थी, जो मेरे साथ में दिक्कत चल रही थी, वो अब सॉल्व हो चुकी है। क्या दिक्कत चल रही थी भैया, कि डायरेक्शन कौन सी लें, तो डायरेक्शन पता चल गया कि भैया यहाँ पे देखो, ये इसको सॉई कर लो, माइनस का जे कैप आएगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है कि वो माइनस के जे में है। अब इसे सॉल्यूशन देखिए, फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा ही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसे कैसा लिखूंगा वो समझिएगा। तो ये जो एफ है ना बच्चों, ये एफ नॉट लिखा मैंने इस बार, ये पूरा का पूरा एफ नॉट ले लीजिए, और के कैप है और माइनस लग रहा है आगे। ठीक है, देखिए तरीके से, के कैप है और माइनस लग रहा है, तो मैंने एफ नॉट लिखा और यहाँ पर माइनस का के कैप लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू क्यू, तो ऐसा का ऐसा, वी वी कैसा है वो देखना पड़ेगा। ओके, वी इस बार खतरनाक टास्क में दिया है वो यार, वी के पास में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट हैं, तो ये तो पूरा ही उतारना पड़ेगा। चलिए तो वी को उतार लेता हूं मैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻⁶ है, क्रॉस में गए और यहाँ पर मेरे पास में b से मल्टीप्लाई करना था मेरे को, और b की जगह मैंने लिखा b नॉट इंटू माइनस जे कैप। ठीक है ये बात, अब थोड़ा सा समझिए बच्चों, यहाँ पर माइनस के जे कैप को आपको मल्टीप्लाई करना है आई कैप से, ये कुछ ऐसा है, मैं इसे लिख देता हूँ क्यू, देखो ये क्या होगा, ये होगा 2b0 होगा, 2 को b0 से मल्टीप्लाई करो 2b0, और ये कुछ ऐसा होगा आई कैप क्रॉस माइनस का जे कैप। ठीक है, ये वाला टास्क कंप्लीट, प्लस फिर 3 को b0 से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 3b0, फिर क्या होगा, जे कैप को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के जे कैप से। ठीक है, अब भी 10⁻⁶ वाला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, 10⁻⁶ अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁶ बाहर और चल रहा है। अब ये थोड़ी समझने लायक चीज़ है, जे क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस जे सेम डायरेक्शन है ना, तो साइन 0 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और माइनस के जे में होती है 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 है बच्चों, ये पूरा फैक्टर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फॉन्ट कुछ ऐसा बैठा, क्यू 2b0। अब ये समझो, आई क्रॉस जे होता है पॉजिटिव के, लेकिन आई क्रॉस माइनस का जे क्या होता है, माइनस का के होगा क्या, तो हमने लिखा ये है माइनस का के कैप, और ये तो वैसे ही खत्म हो चुका था, 10⁻⁶ चल रहा है। अब ये समझो, यहाँ पर ये लिखा जाएगा एफ नॉट माइनस के कैप, ऐसा ही है, माइनस के कैप से माइनस का के कैप कैंसिल। अब मैंने इसको पूरा का पूरा एक कन्वर्ट कर लिया है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2b0 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, मेरे को b0 ही तो चाहिए, तो b0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ नॉट में डिवाइड लगा देंगे किसका, 2q इंटू 10⁻⁶ का। एफ की वैल्यू देखो, एफ की वैल्यू आप मैग्नीट्यूड में लिखो, 1.28 इंटू 10⁻⁻13। अब के कैप वैकेप सब भूल जाओ क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 2 ऐसा का ऐसा, क्यू की जगह प्रोटोन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इंटू 10⁻⁶, ये 10⁻⁻13 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए। b0 की वैल्यू टेस्ला के अंदर सॉल्व करके लिख दीजिएगा। पता चला, एक अच्छा सवाल है बच्चों, आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, आगे की तरफ स्विच करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहा हूं अब मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अगेन मैग्नेटिक फील्ड, और किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है, के कैप के अंदर जा रहा है। देखो तरीके से देखो इस चीज को, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁻³ के कैप टेस्ला एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ दिस मच, ये फोर्स लगा रहा है, ऑन अ पार्टिकल हैविंग ए चार्ज दिस मच मूविंग इनटू XY प्लेन, फाइंड द वेलोसिटी। खतरनाक सवाल है, सीधा सवाल नहीं होने वाला। पहले चीजों को थोड़ा सा समझिए, क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है इट इज मूविंग इन XY प्लेन, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक कॉन्सेप्ट ये बन जाना चाहिए, 1 सेकेंड, एक कॉन्सेप्ट ये बन जाना चाहिए कि जो वेलोसिटी आप लिखने वाले हैं वो कुछ ऐसी लिखी जानी चाहिए, VXI कैप प्लस VYJ कैप, VYJ कैप ऐसी ही लिखी जानी चाहिए। रीजन क्या है इस चीज का बच्चों, इसका रीजन सिर्फ एक ही है, वो XY प्लेन में काम करवा रहा है। कौन से प्लेन में काम करवा रहा है, XY प्लेन में काम करवा रहा है। तो X का भी कंपोनेंट है और Y का भी कंपोनेंट है, ऐसा ही है। चलिए काम करना चालू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेलोसिटी को सॉल्व भी कर लेंगे, सिंपल होगा सवाल। मैं इस चीज को अगेन वही पैटर्न है, ये देखो ये फोर्स जो है ना, फोर्स F इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा F0 K कैप, ठीक है, और F0 की वैल्यू फिक्स है। F0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 × 10⁻³ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स नहीं है वो, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे B0 K कैप, और ये B0 की वैल्यू, ठीक है, टेस्ट डन हुआ। कैसे लिखेंगे, ऐसे ही फोर्स को अगर लिखना पड़ता वेक्टर में तो मैं फोर्स को ऐसा लिखता, ओके, फोर्स के लिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा बच्चों, 4I कैप प्लस 3J कैप, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, और ये 10⁻⁻10 साथ में चलेगा। चलो ये फोर्स को ऐसा लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। चार्ज Q की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है, ठीक बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेलोसिटी जो आप यूज़ करेंगे वेक्टर के अंदर, दैट विल बी VXI कैप प्लस VYJ कैप, ऐसा यूज़ करोगे, ठीक है। काम करना चालू करते हैं, फॉन्ट वही यूज़ कर रहा हूँ, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B वेक्टर, दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन। F की जगह वैल्यू लिखें 4I कैप प्लस 3J कैप, और यहाँ पर लिख लीजिएगा 10⁻⁻10। Q की वैल्यू जो आपको पता है वो लिखिए 10⁻⁹। मैं अभी V क्रॉस B लिख देता हूँ, मेरे पास में साइड में अभी स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं V क्रॉस B लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करो, 10⁻⁻9 का यहाँ डिवाइड लगा दो, 10⁻⁻9 का डिवाइड लग जाएगा, यहाँ से हटेगा तो 10⁻⁻1 रह जाएगा। तो इट विल बी 4I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, सॉरी 10⁻⁻1, -9 V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसा ही होगा। चलिए अब थोड़ा सा काम करते हैं, V वेक्टर को उस तरीके से लिखते हैं, V वेक्टर का मतलब हमारे लिए है VXI कैप प्लस VYJ कैप, दैट इज V वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है B वेक्टर के साथ में। B के लिए देखो B दिया हुआ है ना, तो इसको अपन ने लिखा B0 K कैप, ऐसा ही दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ B0 K कैप, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर्स है, और फोर्स कितना 4I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। चलो B0 की वैल्यू लिख देंगे और फिर इनको K कैप से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो K कैप से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा VX B0, और क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, I क्रॉस K कैप का है, ठीक है, प्लस ऐसे ही VY B0 भी होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इस बार किसका है, J क्रॉस K कैप का है,
ठीक है, और इज इक्वल्स टू वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, क्या भाई, 4i कैप प्लस 3j कैप और यहाँ पर 10⁻⁻1। चलिए आई क्रॉस के, मेरे को के क्रॉस आई पता है, के क्रॉस आई होता है प्लस का जे, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस का जे। तो हम लिखेंगे वी एक्स वी नॉट और ये हो जाएगा माइनस का जे कैप। और यहाँ पर देखोगे जे क्रॉस के प्लस का आई कैप होता है, तो हम लिखेंगे वी वाई बी नॉट और ये हो जाएगा प्लस का आई कैप इज इक्वल्स टू जो भी आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिए। 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻⁻1। देखो बी नॉट को मैं कॉमन ले रहा हूँ, बी नॉट को मैंने कॉमन लिया, तो मैं क्या लिख पा रहा हूँ वो समझिएगा। आई कैप वाले को पहले लिख रहा हूँ वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप, ये लिख पा रहा हूँ इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻⁻1। मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसमें, ठीक है। चलिए अब बी नॉट की वैल्यू देखो, बी नॉट की वैल्यू इधर साइड में देखो, 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बी नॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो मल्टीप्लाई में है, इस तरफ डिवाइड में ले जाओ ना, इसके डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से मैं बी नॉट को हटा रहा हूँ और यहाँ पे बी नॉट का क्या लगा दिया बच्चों, डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो अब स्टेप समझिए, वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय बी नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻3 और ये मल्टीप्लाई इधर हो रहा है 10⁻⁻1 से। 10⁻⁻1 से देखोगे तो 10⁻⁻2 नीचे, 10⁻⁻2 नीचे, ऊपर जाएगी 10⁻+2, 10⁻+2 मतलब 100, समझ रहे हो, ऊपर 100 हो चुका है, ये बात ध्यान में रखना। सो वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो समझिए। तो हमने लिखा 4i कैप प्लस 3j कैप और इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ऊपर गया 100 और नीचे गया 4 और 100/4 कितना होता है, 25 होता है, तो इसको हटा रहा हूँ और इसकी जगह क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। समझ में आया। चलिए अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 आएगा, 100i कैप प्लस 75j कैप। पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है वो समझिए। आई कैप के इक्वल चलना चाहिए, जे कैप के इक्वल चलना चाहिए। तो ये पूरा सिनेरियो जो हमें बता रहा है वो कुछ ऐसा है बच्चों, वी एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड और वी वाई की जो वैल्यू है दैट इज -75 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस का वी वाई है और यहाँ पे प्लस का 75 है, तो फिर देखोगे तो ये माइनस का 75 आएगा ना भाई, इक्वेट करोगे तो पता चला। तो फाइनली जिसको आंसर निकालना है वो क्या लिखेगा वो समझिए, वो कुछ ऐसा लिखना चाहिए, वी एक्स की जगह वी एक्स की वैल्यू और वी वाई की जगह वी वाई की वैल्यू। मेरी बात को समझ रहे हो, ऊपर ही ऊपर देखो, स्क्रीन पे ऊपर ही ऊपर देखो, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप के साथ में क्या है, देयर इज सम मिस्टेक, यस देयर इज सम मिस्टेक, रुकिए थोड़ी सी गलती मैंने यहाँ पे करी, ये यहाँ पे वी वाई है और यहाँ पे वी एक्स है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ वी वाई इज 100 एंड वैल्यू ऑफ वी एक्स इज 75, ठीक है। चलिए तो अब फॉर्मूला समझिएगा क्या बन रहा है, कुछ ऐसा बैठेगा ये, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखो v वेक्टर इज इक्वल्स टू, वी वेक्टर को क्या लिखा था अपन ने बच्चों, वी एक्स आई कैप, वी एक्स की वैल्यू -75 है तो मैं लिखूंगा -75 प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई की वैल्यू है 100
100J का, कुछ ऐसा बैठ जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक बहुत बड़ा सवाल हो गया ना, लेकिन ये ध्यान में रखो, ये सवाल तभी आएगा जब आप मेंस से आगे एडवांस लेवल पे जाओगे ना, तभी आएगा। ये लंबा सवाल हो गया, इतना लंबा क्लियर नहीं करवाता है, ठीक है। चलो आगे की तरफ स्विच करते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, ये आपके लिए हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है या दिक्कत है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए तो प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।